माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमारा थर्ड चैप्टर जो था मेटल एंड नॉन मेटल्स का, वो एक वन शॉट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। ये आपका मेटलर्जी का टॉपिक रह गया था। तो एक्चुअली ये मेटलर्जी थोड़ा सा है वही मेटल से रिलेटेड है, बट इस कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा लार्ज है, लॉन्ग है, इस वजह से मैंने इसको अलग से बनाना सही समझा। ठीक है, तो ये मेटलर्जी चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मेटल आए कहाँ से। ठीक है, इसके बारे में बात, ये मेटल नॉन मेटल चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वैसे भी जो मेन टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। ये अपने आप में ही बहुत बहुत बड़ा और ब्रॉड टॉपिक है, और केवल यही नहीं, इसके अंदर हर एक जितनी भी आप अभी हेडिंग्स पढ़ोगे ना, वो उस पर अगर हम चाहें तो एक बुक लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। ये इतना ब्रॉड है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको अलग से किया है। अब मेटल नाम से ही पता चल रहा है मेटलर्जी, मेटल का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि मेटल्स आए कहाँ से। यही कहेंगे सब लोग कि जो अर्थ क्रस्ट है वहां से आपको मेटल मिले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका अकरेंस, अकरेंस ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल। इसके हेडिंग से कुछ डेफिनेशन टाइप में लिखा, आप लिख सकते हैं जो आपको काम आएगी। सम मेटल्स लाइक अ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा, जितने भी हैं मेटल्स, आर फाउंड इन फ्री स्टेट। किस स्टेट में मिलते हैं? फ्री स्टेट में मिलते हैं। इन दी अर्थ क्रस्ट, हमारी अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं। बट कुछ वैसे भी है जो मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन ऑक्साइड, कुछ ऑक्साइड में मिलेंगे, कुछ सल्फाइड में मिलेंगे, कुछ सल्फाइट में मिलेंगे, कुछ कार्बोनेट में मिलेंगे, कुछ हैलाइड्स में मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग फॉर्म सभी पढ़ेंगे। जो मेन बात है, तो मेन टॉपिक की अगर हम बात करें तो मेन आपका क्या है, आपको ये याद रखना है कि मेटल्स आपको आपकी अर्थ क्रस्ट से में ही फ्री स्टेट में आपको मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अभी हमारी अर्थ क्रस्ट में भी दो तरह से मिलेंगे, हमारी अर्थ क्रस्ट में भी दो तरह से मिलेंगे। पहला होगा आपका कंबाइंड स्टेट, दूसरा होगा नेटिव स्टेट। नेटिव यानी अकेला, हमारा अकेला क्या है? एलिमेंट, इसलिए हम इसको एलिमेंटल स्टेट भी बोलते हैं। कंबाइंड का मतलब है कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो कंपाउंड किसी न किसी चीज के मिलने से बनता है। इट दैट्स व्हाई वी आल्सो से दैट द कंपाउंड स्टेट। ओके, अब जो लेस रिएक्टिव है, जो किसी से रिएक्ट नहीं कर सकते, वो अकेले ही रहेंगे ना, वो तो अकेले ही रहेंगे। तो ये जो लेस रिएक्टिव होंगे लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ये एज इट इज हमें मिलते हैं अर्थ क्रस्ट। ठीक है, एज इट इज मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से, ये नेटिव स्टेट इनको बोलेंगे। ओके, फिर इसी तरह से बात करते हैं कंबाइंड स्टेट की। तो कंबाइंड स्टेट में जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी ना, ठीक है, याद है ना, काका मांगे, याद ही होगा। ठीक है, जो मिड में है और टॉप में है, रिएक्टिविटी सीरीज में मिड में है और टॉप में है, वो जो है थोड़ा सा हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम क्या करती है? डिक्रीज करती है। क्या करती है? रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। जो हाईली रिएक्टिव होंगे ऊपर होंगे, और जो लेस रिएक्टिव होंगे वो कहाँ होंगे? नीचे होंगे। ठीक है, उसमें जो भी मिलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, जैसे कि एल्युमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, क्योंकि रिएक्ट कर सकते हैं किसी न किसी, ये रिएक्ट जल्दी नहीं कर सकते, इसलिए नेटिव स्टेट में। ठीक है, हम बात कर रहे थे ये कि आपको मेटल मिले कहाँ से। ठीक है, मेटल्स ऐसे तो आ ही नहीं है, पहले तो मेटल आएंगे ही नहीं। ये जब हमने अर्थ क्रस्ट से निकाला, जो अर्थ क्रस्ट से निकाला, उसका नाम क्या दिया है? मिनरल। क्या नाम है इसका? मिनरल। यानी कि चाहे वो नेटिव स्टेट में मिले या कंबाइंड स्टेट में मिले, नेटिव स्टेट में मिले या कंबाइंड स्टेट में मिले, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट से हमने मेटल्स निकाले, चाहे नेटिव हो चाहे वो कंबाइंड स्टेट में हो, वही हमारे क्या है? मिनरल्स है। वो क्या है? मिनरल्स। ठीक है,
वही डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द नेचुरल स्टेट इन विच द मेटल अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, जैसे कि अब कोई एक ही मेटल लीजिए, वो कई सारे स्टेट में मिलेगा आपको। एक एग्जांपल हमने लिया है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है, जैसे बॉक्साइड में भी मिलता है, हमें बॉक्साइड फॉर्म में भी मिलता है और क्ले फॉर्म में भी मिलता है। आई बात समझ में? बॉक्साइड का फॉर्मूला अगर बात करें तो क्या होता है, Al2O3 डॉट 2H2O। ठीक है, बॉक्साइड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अगर क्ले की बात करें तो Al2O3 डॉट SiO2 डॉट, ये भी मिलेगा आपको। ठीक है, डॉट 2H2O। ठीक है, दो वाटर मॉलिक्यूल, SI के भी दो मॉलिक्यूल ही मिलेंगे, एक क्ले फॉर्म में होगा। इस तरह करके केवल एल्युमिनियम के दो ही नहीं, और भी बहुत सारे फॉर्म। ठीक है, अब ये तो बात समझ में आ गई होगी, अर्थ क्रस्ट में जो भी मिलेगा, चाहे वो नेटिव हो या कंबाइंड हो, वो आपका क्या है, मिनरल। फिर बात करते हैं ओर्स की। ये जो ओर है, ओर क्या होता है, ओर क्या होता है, देखिएगा, ऐसे मेटल्स जिस मिनरल्स, ठीक है, ऐसे मेटल्स जो मिनरल से हम निकालें, मिनरल ऐसे तो है नहीं, प्योर फॉर्म में है नहीं, यानी मिनरल से हम ऐसे मेटल्स को निकाल रहे हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म में हमें मिलेगा। ठीक है, बट उसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और वो इजीली निकल भी आए, और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आना चाहिए। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड प्रॉफिटेबल, हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए, उसे हम कहते हैं ओर। ठीक है, यानी हमें ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आनी चाहिए, हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए, और उस मिनरल से हम मेटल आसानी से निकाल लें, दैट इज कॉल्ड द ओर। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटलर्जी क्या है, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं मेटलर्जी क्या है। ठीक है, मेटलर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। वहां पे आपने लिखा था और, ठीक है, और के नीचे दो चीजें और लिख दीजिएगा बेटा। यहाँ पे मैं बॉक्स बना देती हूँ। ठीक है, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। पहला है माइनिंग, ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी शॉर्ट नोट में। और दूसरा होता है गैंग, इसको गैंगी भी बोलते हैं, साउंड अपने ऊपर है, गैंगी बोलेंगे। ठीक है, तो माइनिंग क्या है, माइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है, माइनिंग क्या है, माइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हम मेटल को अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। ठीक है, इट इज द प्रोसेस बाय विच वी digging out the या extract the mineral from the earth crust। ठीक है, दूसरी बात करते हैं गैंग्यू क्या है। तो जो अब जो भी हमने निकाला अर्थ क्रस्ट से, जरूर थोड़ी ना वो प्योर फॉर्म में हो। ठीक है, कुछ इम्प्योरिटीज भी तो होंगे उसमें, तो जो हमने निकाला है उसमें कुछ क्या है, इम्प्योरिटीज भी है। कुछ इम्प्योरिटीज भी होने की वजह से, जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है किसके अंदर, मेटल के अंदर, जो भी आपने निकाला है मिनरल, उसके अंदर जो क्या है, इम्प्योरिटीज है, उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग्यू। ठीक है, गैंग। माइनिंग क्या है, मिनरल को निकालना अर्थ क्रस्ट से। अब इस मिनरल के अंदर जो मेटल हमें मिला है, यानी मेटल तो प्योर फॉर्म हो जाएगा, मिनरल ही बोलेंगे लगभग। ठीक है, इस मिनरल के अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसे बोलेंगे गैंग। ठीक है, ये दो पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। फिर आते हैं हम इस पे कि मेटलर्जी क्या है। ठीक है, तो मेटलर्जी की अगर हम बात करें, तो जो इम्प्योरिटीज आपने कहा कि इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसको आपने गैंग्यू बोला, जो मिनरल के अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, इस इम्प्योरिटीज को निकालना और निकालने के बाद इसकी रिफाइनिंग करना। ठीक है भाई, जो भी अर्थ क्रस्ट से निकला है वो पूरा प्योर नहीं है, उसमें से मेटल को, यानी मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना और इम्प्योरिटीज
उसको अलग करना, उसके बाद में रिफाइनिंग करने के बाद उसका जो प्योर मेटल मिलेगा, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। ओके, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम ओर, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम ओर। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, बहुत बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं मिनरल, तो मिनरल की रिफाइनिंग थोड़ी ना करेंगे, ओर की करेंगे, ठीक है। और देन द रिफाइनिंग फॉर इट यूज, जिसको हम यूज में ला सके, यानी रिफाइनिंग। ऐसे तो हम मिनरल निकालेंगे, वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इम्प्योरिटीज है। तो इम्प्योरिटीज जब अलग करेंगे तभी ना हमारे कुछ ना कुछ काम में आएगा। जब हम उसको अपने यूज में ला सके और से निकालने के बाद, दैट इज कॉल्ड अ मेटलर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अभी जैसे मैंने बोला था कि हर एक मेटल अलग अलग तरह से आपको अर्थ क्रस्ट से मिलेगा। सपोज जिंक आपको सल्फाइड फॉर्म में सल्फर के साथ मिल गया, जिंक क्लोरीन के साथ, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। ये डिफरेंट ओर से है किसके? जिंक के। ये जिंक के डिफरेंट ओर से ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। अब हमको इससे, जैसे जिंक सल्फाइड है, तो इस जिंक सल्फाइड से जिंक को हमें अलग करना है। उसी तरह से ZnCl में से Zn को, यानी जिंक को अलग करना है, जिंक ऑक्साइड से जिंक को अलग करना है। इस तरह से करके हमको इसे अलग अलग करना है। तो इसको अलग करने के लिए ऐसा तो नहीं हमने कहा और हो गया, इसको करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स की जरूरत होती है। जो स्टेप्स हैं, कुछ 5 स्टेप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम आसानी से ओर में से मेटल को अलग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, बड़ी बड़ी अर्थ क्रस्ट होंगी, बड़े बड़े रॉक्स होंगे, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे? क्रश करेंगे। तो पहला क्या है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ देंगे। फिर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसको आप क्या बोलते हो? ड्रेसिंग। ठीक, कितना कंसंट्रेटेड है ओर, कुछ यानी इम्प्योरिटीज ज्यादा है या फिर आपका जो ओर प्रेजेंट है, जो मेटल है वो ज्यादा है, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वहां से जो कंसंट्रेटेड हो उसको हम अलग कर लेंगे। फिर आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट को निकालना, इसी को हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू द मेटल ऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू द मेटल ऑक्साइड, ठीक है। यानी ये जो ओर था, ओर से मेटल ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब मेटल ऑक्साइड बना, लेकिन हमें क्या चाहिए? मेटल चाहिए। तो ऐसा तो काम होगा नहीं, हमें ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, तभी ना हमारा मेटल मिलेगा। जैसे जिंक ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसमें से ऑक्सीजन को हटाओगे तब ना आपको जिंक मेटल मिलेगा। ठीक, उसके लिए हमने नेक्स्ट प्रोसेस की, क्या की? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमने रिमूव कर दिया, ठीक। अब जो रिमूव कर दिया, तो मेटल जो मिला है वो अभी कुछ या फिर उसका कलर फेड है ना, शाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेटल तो शाइन नहीं करते हैं, शाइन नहीं कर रहा है, या फिर कुछ इम्प्योरिटीज, हल्का फुल्का डस्टिंग वगैरह रह गया, जो भी कुछ बचा खुचा रह गया है, उसकी हम रिफाइनिंग करेंगे और उसको लगभग 99% अप्रोक्स बोल रहे बेटा, ठीक है, इसको प्योर करेंगे, ठीक है। तो ये मेन जो 5 स्टेप है, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहले क्रश किया, ठीक है, पहले क्रश किया, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, कितना कंसंट्रेटेड था, उसकी ड्रेसिंग की हमने। फिर उसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल से मेटल ऑक्साइड, यानी ओर से मेटल ऑक्साइड बना। फिर हमने मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाया, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया, ऑक्सीडेशन किया। फिर उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन। फिर हम जो मेटल रहेगा उसको हम क्या करेंगे? रिफाइनिंग करेंगे दोबारा से, ठीक। तो ये जो 5 प्रोसेसेस है, इन पे ही हमें वर्क करना है और हमारा मेटल तैयार हो जाए। तो पहली बात आती है जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्यों मैंने इसको नहीं लिया? अरे भाई, उठाना है, उसको तोड़ देना है, क्रश कर देना है, इसमें क्या लिखने वाली बात है? अगर 2 लाइन लिखना भी होगा तो आराम से कर दोगे। बड़े बड़े रॉक है, जो भी है मिनरल्स, बहुत बड़े बड़े अमाउंट में
ग्राइंड कर देंगे, उनको क्रश कर देंगे, पीस देंगे, ठीक है, तो आपका और निकल आएगा। अब उसमें से हमें ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, पूछ लेता है अलग से भी ये एग्जाम में। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में इसके भी कई सारे पार्ट हैं। इट कंटेन अप्रोक्स 4 पार्ट। 4 पार्ट में पहला क्या है, हाइड्रोलिक सेपरेशन, या फिर हम इसी को बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, यानी ग्रेविटी के थ्रू नीचे तरफ आ जाए, ठीक है। इन विच जो जरूरी बात है ये याद रखने वाली है, इसमें 2 चीजें होंगी, यानी जो और आपको मिल गया है, यानी जो आपने क्रश किया, यहाँ पे क्रशिंग कर दिया ना, यहाँ पे आपको क्या मिला है, और ये जो और मिल गया है बेटा, ये जो और मिल गया है, इस और में कुछ इम्प्योरिटीज भी तो है, और के साथ साथ क्या है, इम्प्योरिटीज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखना है आपको कि ये जो ग्रेविटी, जिसमें हम ग्रेविटी के थ्रू सेपरेशन कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर जो पहला पॉइंट है, यहाँ पे जो ओर है और इम्प्योरिटी है, यहाँ जो ओर है और इम्प्योरिटी है, इनकी डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो अलग कर पाएंगे, तभी तो सेपरेट कर पाएंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ पे इस चीज को अंडरलाइन कर दीजिए, शुड बी डिफरेंट, ओर और इम्प्योरिटी क्या है, डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो एक मैंने स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, यानी इसको हम बोलेंगे इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। जो इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से हमने ऊपर से क्या दिया, वाटर, H2O, ठीक है, वाटर डाल रहे हैं, सीधा सीधा वाटर डाल रहे हैं। जब हमने यहाँ पे वाटर डाला तो आपके पास और था पूरा, इसमें इम्प्योरिटीज भी थी। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर जिसकी डेंसिटी, जो हैवी होगा पार्टिकल, वो क्या करेगा, नीचे आने से पहले यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपको अंदर ड्रिफ्ट दिख रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, और बाकी जो इम्प्योरिटीज बचेगी वो बाहर की तरफ वाटर के साथ फ्लो कर जाएगी, ठीक है। बट ये जरूरी थोड़ी ना है कि इम्प्योरिटी हल्की हो या इम्प्योरिटी कम डेंसर हो, ठीक है, ये केवल इम्प्योरिटी बाहर जा सकती है। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है, जो आपकी इम्प्योरिटी है वो हैवी है, ठीक है, भारी है, तो इम्प्योरिटी यहाँ आकर रुक जाएगी और आपका अलग हो जाएगा। यानी किसी भी तरह से सेपरेशन होना है, बस क्या होना है, सेपरेशन, बात समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसको अब आपने लिया, ये पार्टिकल क्या है, ये और है, और ये जो निकल के आया है क्या है, इम्प्योरिटी। हमने इम्प्योरिटी से और से इम्प्योरिटीज को अलग कर दिया। फिर दूसरी प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी जो मैग्नेटिक चीजें होंगी वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा, जो मैग्नेटिक नहीं होंगी वो उनसे इम्प्योरिटीज निकल जाएंगी। वैसे ही कुछ प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक बात याद रखनी है कि और इम्प्योरिटीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टी शो कर रही हो, कौन सी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी मैग्नेट के थ्रू वो अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 व्हील लिए हुए हैं, और यहाँ से हमने क्या डाला है, और है, और साथ साथ इम्प्योरिटी है, ठीक है, यहाँ से हम डाल रहे हैं ऊपर से। अब यहाँ पे होगा क्या, ये व्हील जो है वो क्या है, मैग्नेट है, मैग्नेटिक व्हील है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक पार्टिकल हो गए, सपोज मैंने एग्जांपल में लिया आयरन, ठीक है। ये आयरन क्या होता है, जाहिर सी बात है, सबको पता है, मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो ये आयरन जो है इस पे बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा इस व्हील पर, ठीक है। और जब जैसे ही ये यहाँ से छूटने वाला होगा, ये यहाँ पे बेल्ट लगी हुई है ना, इस बेल्ट से जैसे ही छूटने वाला होगा, तब ये अलग सेपरेट होकर के नीचे गिर जाएगा। लेकिन इम्प्योरिटीज क्या है, उस पे रुक तो रही नहीं है, व्हील पे चिपक तो रही नहीं है, जैसे ही उनको ग्रेविटी मिली, जैसे ग्रेविटी फ्री हुए व्हील पर से, वैसे ये इधर सेपरेट हो गए, यानी एक तरफ इम्प्योरिटी सेपरेट होकर के अलग आ गई, ये रही इम्प्योरिटी, और ये रहा आपका आयरन, ठीक है, आयरन के और हो गए, ठीक है। जिसे नहीं दिख रहा होगा बेटा,
वो मेरी आवाज सुन करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अलग जो सेपरेट हुआ है वो क्या है, आयरन के ओर्स। अंडरस्टैंड। इसकी थर्ड वाली भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चे फटाफट। अब देखिएगा बेटा, थर्ड पॉइंट इसका कंसंट्रेशन ऑफ और का, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग। ठीक है, फ्लोटिंग क्या होता है? अब इनमें क्या होगा, इम्प्योरिटी और ओर, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक, चाहे वो ओर हो चाहे वो इम्प्योरिटी हो, वो एक शो करेगा हाइड्रोफोबिक, और एक शो करेगा हाइड्रोफिलिक। दोनों में से अलग अलग दोनों एक एक प्रॉपर्टी शो करेंगे। एक को पानी से डर लगना चाहिए और एक को पानी से बहुत प्यार होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम कह देते हैं कि एग्जाम्पल में जो ऑयल है, कोई ऑयल है आपका, वो क्या है, ओर है। ठीक है, ऑयल ओर है। ठीक है, और जो इम्प्योरिटी है, वो क्या है, वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, यानी हम वाटर से मिल सकती है। और ये ऑयल क्या करेगा, जो ओर है वो किससे मिलेगा जा करके, जो ओर है वो ऑयल से मिल जाएगा। तो जो ऑयल से मिलेगा वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, ठीक है, वो डर रहा है, वाटर में नहीं जाएगा। पानी को कितना भी डालो वाटर में, ऑयल में, ठीक है, पानी को कितना भी ऑयल में डालो वो मिक्स नहीं होता है। तो ये क्या होगा, ऑयल क्या है आपका, हाइड्रोफोबिक है, उसको डर लगता है। बट इम्प्योरिटी की बात करें, जो वाटर सॉल्युबल है, वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको अलग कैसे करेंगे। एक कंटेनर हम ले लेंगे पहले। ठीक है, इसमें क्या है, ऑयल भी प्रेजेंट है आपका और साथ ही साथ वाटर भी प्रेजेंट। ठीक है, जब आपने इस ओर को ऊपर से डाला, इम्प्योरिटी और ओर को, और प्लस इम्प्योरिटी, ठीक है, इन दोनों को आपने ऐड किया, तो ये जो भाई जो ऑयल वाला होगा वो ऑयल अट्रैक्ट कर लेगा, यानी और जो है ऑयल के पास चला जाएगा, और इम्प्योरिटी जो है वो वाटर में चला जाएगी। ठीक है, तो सेपरेट हमें करना है भाई, चला तो गया, ठीक है। यहाँ पे एक हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आप घर में मथनी यूज करते हैं ना, दूध को कोलाइडल सब्सटेंस को अलग करने के लिए, जैसे दूध है, मिल्क है, तो मिल्क से या फिर आपका जो मलाई होती है मिल्क की, ठीक है, उससे आपको क्या निकालना है, घी ऊपर से निकालना है। ठीक है, ऊपर करना है, तो क्या करते हैं, मथते हैं ना, तो घी ऊपर आ जाता है, बाकी जो सॉलिड मटेरियल होता है वो नीचे चला जाता है। तो उसी तरह से हम इसका यूज करेंगे, ऐसे एयर देंगे। जब हमने यहाँ पे एयर दी, तो हमने देखा जो ऑयल वाले पार्टिकल थे वो ऊपर आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे चला जाता है, ऑयल हल्का होता है तो वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये अलग आ गए, यानी आपका इसमें से क्या, और अलग हो गया, और ये इम्प्योरिटी नीचे रह गई, डाला आपने दोनों। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोर्थ फ्लोटिंग। तो ये जो ऊपर आ गया ऑयल वाला कंटेंट, इसको हम बोलते हैं फोर्थ। ठीक, अब बात करते हैं फोर्थ की, जिसको बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग क्या होती है, केमिकल एक मेथड होता है। केमिकल मेथड में हम क्या करेंगे, किसी भी सॉल्वेंट को हम ऐड कर देंगे, और सॉल्वेंट को जब हमने ऐड किया तो उसमें या और या फिर इम्प्योरिटी, दोनों में से कोई एक, भाई दोनों में से कोई एक होगा तभी ना हम उनको अलग कर पाएंगे। दोनों एक ही प्रॉपर्टी शो करेंगे तो हम कैसे अलग कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसमें क्या करेंगे, सॉल्वेंट डालेंगे। सपोज करिए कि आपका जो ओर है वो डिजोल्व हो गया किसमें, वो डिजोल्व हो गया वाटर में। ठीक है, सॉरी, जो सॉल्वेंट आपने डाला, जरूरी नहीं है कि जो आपने सॉल्वेंट लिया वो वाटर ही हो। ठीक है, तो वो आपने सॉल्वेंट में डाला ओर को, और वो डिजोल्व हो गया, लेकिन इम्प्योरिटी नहीं डिजोल्व हुई, लेकिन इम्प्योरिटीज नहीं डिजोल्व हुई, तो आप क्या करोगे, जो डिजोल्व हो गया फिल्टर पेपर से छान लोगे।
ठीक है। तो फिल्टर पेपर से आप चाय छानते हो तो ऊपर इम्प्योरिटीज ऊपर रह जाती है, बाकी जो मिक्स हुआ है उसमें चला गया है वो क्या होता है, फिल्टर पेपर से नीचे आ जाता है। जो ऊपर आ गया है तो इम्प्योरिटीज तरह से रिमूव हो गई और आपका और अलग हो गया। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था इसका कंसंट्रेशन ऑफ और, अब खत्म हो गया, जिसमें 4 पॉइंट थे हमने डिस्कस कर लिए। फिर आता है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, यानी ओर से मेटल का बनना। ठीक है, ओर से मेटल का बनना। हमने कहा दो तरह की प्रोसेस हो सकती है, एक रोस्टिंग और एक कैल्सिनेशन। जब ओर सल्फाइड है, जब और कोई सल्फाइड है तो हम यूज करेंगे रोस्टिंग। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, मोर ऑक्सीजन प्रेजेंट रिक्वायर्ड होती है, मोर ऑक्सीजन की। इसमें लेस O2 प्रेजेंट होती है, या फिर प्रेजेंट ही नहीं होती, जरूरी भी नहीं है। ठीक है, ऑक्साइड बन जाएगा, देखते हैं। कैल्सिनेशन में यहाँ पे कार्बोनेट चाहिए आपको, ठीक है, ऊपर सल्फाइड चाहिए। जब सल्फाइड आपके पास प्रेजेंट होगा, किसी भी मेटल का सल्फाइड प्रेजेंट होगा तो आप रोस्टिंग कर दोगे। किसी भी मेटल का आपके पास कार्बोनेट प्रेजेंट है तो आप कैल्सिनेशन कर देंगे। ठीक है, जब हमने ऐसा किया तो रिएक्शन आपको दिख रही है, जैसे जिंक सल्फाइड में हमने ऑक्सीजन डाला, हीट कर दिया, तुरंत आपको क्या मिल गई, जिंक ऑक्साइड मिल गई। इसी तरह से जिंक कार्बोनेट जो है, जिंक ऑक्साइड अलग कर दिया और वो कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर दिया। यहाँ पे जरूरत नहीं थी उतनी कि हमें देना पड़े ऑक्सीजन को, बाकी तो आपका जिंक ऑक्साइड निकल ही आया। ठीक है, बहुत जगह जरूरत पड़ती है लेकिन बहुत रेयर पड़ती है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। यानी कि अब हमारा जिंक ऑक्साइड मिल गया, अब जाके जिंक ऑक्साइड मिला है। तो मेटल कब मिलेगा, अब मिलेगा मेटल। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी जब हम मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल देंगे, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड में CO, इसको थोड़ा अलग पेन से लिख देते हैं, ये जो सिंपल लिखा हुआ है C, ठीक है, कार्बन जैसे जो लिखा है, इट इज नॉट अ कार्बन, इट इज अ कोक। ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड को आपने किससे किया, कोक के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, कोक के साथ रिएक्ट कराया तो कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया और कॉपर अलग हो गया। इसी तरह कॉपर ऑक्साइड को जो आपका था उसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड से भी रिएक्ट करा सकते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर मिल गया अलग से। फिर इसको हाइड्रोजन से भी कर सकते हैं, जिसमें वाटर और कॉपर आपको मिल गया। यानी अब ये जो मिला है ये आपका क्या है, फाइनली मेटल है। यानी इतनी प्रोसेस के बाद अब मेटल मिल गया है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, इसी कॉपर को हम अमोनिया से भी करा सकते हैं, NH3 से भी। इसी तरह से आप देख रहे हो आयरन ऑक्साइड, सेम चीज है, यानी चाहे हम कॉक से कराएं या कार्बन डाइऑक्साइड से कराएं या वाटर से कराएं, हमें आयरन मिल जाएगा। इसे ही सेम चीज अगर हम आयरन की जगह लेड रख देते, ठीक है, तो भी यही चीजें मिलती हैं आपको। ठीक है, बट यहाँ पे आपको आयरन कॉपर ये सब आपको कहाँ मिल रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में ये नीचे मिल रहे हैं। ठीक है, ये सारे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और नीचे है, सिल्वर और नीचे है, प्लेटिनम और नीचे है और गोल्ड और नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। नहीं, ये बहुत मतलब बहुत ही लेस रिएक्टिव है, तुरंत रिएक्ट ही नहीं करते। तो ये क्या करेगा, जैसे आपने लिया मरकरी का ऑक्साइड, तो मरकरी ऑक्साइड जैसे ही आपने लिया वैसे इसको हीट कर दिया, तुरंत ये मरकरी, इतना कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ हीट कर दिया, मरकरी अलग हो गई और ये आपका हाफ आधा ओ ऑक्सीजन क्या हो गई, वो अलग हो गई, O2। ठीक है, हाफ O2 ये अलग हो, केवल वो नहीं लिख सकते। इसी तरह से आपका Ag का भी होगा, सिल्वर का ऑक्साइड है, बहुत लेस रिएक्टिव है, तो Ag और प्लस हाफ O2 मिल जाएगा। समझ गए इतनी बात। फिर कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं, जरा देखिएगा ध्यान से, ये जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है, आया रहा आपका जिंक। ठीक है, मैंने इसके पहले भी कराई है, रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका है। काका ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली,
सिल्वर प्लेटेड ऑडी, ठीक है। इस तरह से करके हम याद कर सकते हैं। और जिंक यहाँ पे देख रहे हो आप मिडिल में है, तो जिंक का पूछता है, जिंक जो है केवल और केवल कॉक के साथ, केवल और केवल कॉक के साथ ही रिड्यूस होगा। जिंक ऑक्साइड जो है सिर्फ और सिर्फ कॉक के साथ रिड्यूस होगा। वो बोल देगा जिंक ऑक्साइड रिड्यूस बाय, ठीक है। ऑप्शन भी देगा 3-4 करके। फिर आपको ये याद रखना है कि ये और किसी से नहीं भैया, केवल और केवल कॉक से ही रिड्यूस होता है, ठीक है। फिर कुछ और आ गए, अब इतनी की बात तो हो गई, लेकिन ये कुछ ऊपर के मेटल देखिएगा बेटा। ये हमारे ऊपर जो है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हाईली रिएक्टिव, बहुत हाईली रिएक्टिव है। ये क्या करेंगे, तुरंत जा करके रिएक्शन कर लेंगे और जल्दी से टूटेंगे नहीं। ऐसे ऐसे जिद्दी लोगों को तोड़ने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, इसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कराने से क्या होगा, आयंस में अलग अलग टूट जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यानी कि अगर किसी के साथ भी इसने रिएक्ट करा है, जैसे सपोज करो पोटेशियम है K2O, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो एक एनोड पे चला जाएगा, एक कैथोड पे चला जाएगा, K+O-, जो माइनस वाला होगा प्लस पे चला जाएगा, प्लस वाला होगा माइनस पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। आगे नेक्स्ट फिफ्थ बचा है आपका, यानी मेटल अब हमको मिल गया है, अब हमको इस मेटल को चमकाना है, थोड़ा सा और अच्छा सुंदर बनाना है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की, ठीक है। रिफाइनिंग में आपको जो पढ़ना है मेन है वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक हमने चैम्बर लिया और वैसे ही जैसे हम हमेशा देते आए हैं, एक एनोड और कैथोड, ठीक है, ये भी मेटल के ही रहते हैं। जो एनोड है ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक और लेंगे कैथोड, क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो समझने के लिए चाहिए तो अलग तरह से बना दीजिए, ठीक है। कैथोड हो गया ये। होगा क्या, जैसे हमने जिंक लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो आपको जिंक अभी मिला है, ठीक है, जिंक मिला है, फोर्थ स्टेप अभी आपने किया था, जिंक का हमने मेटल लिया। अब एक जो हमें अभी तुरंत मिला है, उस जिंक के मेटल की हम क्या लेंगे, एनोड लेंगे, ठीक है। जिंक की क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी एनोड, ठीक। और दूसरी क्या है, ये थोड़ा सा इम्प्योर फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म क्यों है, क्योंकि अभी जस्ट मिला हुआ है आपको, ठीक है, इसी का तो प्योरिफिकेशन करना है। और ये आपके पास पहले से प्रेजेंट था, ये है जिंक आपका प्योर फॉर्म, ठीक है, जो कि क्या है, कैथोड पर है, नेगेटिव, ठीक। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जरा ध्यान देना इस बात को, चार्ज इधर बना लो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है, करंट जैसे ही मिलेगा, तो ये क्या करेगा, ये जिंक जो इम्प्योर फॉर्म में है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। दोनों पे देख लेते हैं, एट एनोड, ठीक, और एट कैथोड, ठीक है। एनोड और कैथोड पे दोनों पे देख लेते हैं। जब यहाँ पे होगा देखिएगा, जिंक जो है Zn, जो ये वाला Zn है, ये Zn क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी प्लस, सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए हैं, लूज किए हैं, ठीक है।
तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ये यहाँ से क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, Zn2+, अब इसके अंदर एक एक्वस सोल्यूशन जो फिल्ड है वो भी जिंक का ही होना चाहिए, यानी जिसका आप मेटल लेंगे उसी का एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, एनोड और कैथोड जिसका आप ले रहे हैं उसी में का आपका सोल्यूशन भी होना चाहिए। ये भी जिंक सल्फाइड है। ठीक है, जिंक सल्फाइड हम ले लेंगे। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इधर लूज किया है और यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं और निकल करके यहाँ कैथोड के पास गए। जैसे ही इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और आए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इंटर करेंगे, ठीक, तो ये क्या करेगा, तुरंत अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेगा। इम्प्योरिटीज क्या थी, इम्प्योरिटी यहीं रह जाएगी, इम्प्योरिटी इसके अंदर ही रह जाएगी। जो जिंक आयन है, जिंक मेटल है, वो निकल आएगा बाहर और आ करके कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, इसी तरह करके एक तो आएगा नहीं, बहुत सारे आएंगे, है ना, जिंक 2+, जिंक 2+, ठीक है, आ करके सारे इधर ही चले जाएंगे और इस तरह करके आपको प्योर फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, प्योर Zn at, ठीक है, प्योर Zn at, यानी जो जिंक इलेक्ट्रॉन्स आए थे जैसे ही इसने लिए, Zn2+ ने को खींच लिया, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास आए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो आए हैं वो जा करके आपका पूरा पूरा जिंक बना देगा, वो भी कैसा, प्योर फॉर्म। ठीक है, इम्प्योरिटीज यहाँ थी, वहां पे नहीं। तो ये था आपका रिफाइनिंग। ठीक है, अब ये आपकी मेटलर्जी भी पूरी खत्म हो गई है, हमें सिर्फ इसके क्वेश्चंस करने हैं। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से काफी टाइम हो जाता है, आज भी बहुत रात हो गया। और फिलहाल मैं जल्द से जल्द इसमें जितनी जल्दी हो सकता है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करके नेक्स्ट चैप्टर भी करवाऊंगी बहुत जल्दी, और आपके एग्जाम के पहले पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, काम करने में भी मज़ा आएगा और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।